नमस्कार दर्शकों, विजन संवाद के इस नए अंक के साथ मैं राघव सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए विषय के साथ एक बार पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हम आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। यदि पिछले 7.5 दशकों की अपनी उपलब्धियों के संदर्भ में हम बात करें तो कई ऐसे क्षेत्रक हैं जहां भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्रक है जिसकी उपलब्धियां न केवल प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करती है बल्कि रोमांचित भी करती है। यदि हम अंतरिक्ष की अपनी उपलब्धियों की बात करें तो बैलगाड़ी पर अपना पहला उपग्रह ले जाने से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना उपग्रह पहुंचाने तक की उपलब्धियां निश्चित ही रोमांचकारी हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष उपलब्धियों की विविध पहलुओं के संबंध में विविध आयामों की बारीकियों को समझाने के लिए आज हमारे साथ विजन आईएएस की एक्सपर्ट फैकल्टी जैस्मिन मैम उपलब्ध हैं। मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद राघव। मैम, एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शक यह समझना चाहेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई और वे कौन से प्रेरक कारक थे जिसने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। राघव, अगर हमें स्पेस रिसर्च की बात करनी है और भारत के प्रोग्राम की बात करनी है तो ये बात शुरू होगी विक्रम साराभाई से। डॉक्टर विक्रम साराभाई को हम बोलते हैं ही इज़ द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। उस वक्त जिस वक्त की ये बात है 1960 के करीब, तो वो फिज़िकल रिसर्च लेबॉरेटरी अहमदाबाद में उन्होंने सेटअप की थी 1947 में। तो वहाँ पे काम कर रहे थे और एक दिन टोक्यो ओलंपिक्स का टेलीकास्ट देखा। तो ये टोक्यो ओलंपिक्स जो है, ये इसका जो टेलीकास्ट हो रहा था वो एक अमेरिकी सैटेलाइट द्वारा हो रहा था। उनके दिमाग में ये आइडिया आया उस वक्त कि ये जो एक तकनीक है, जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, ये भारत में भी आनी चाहिए और भारत के सभी लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। वहीं से स्पेस प्रोग्राम की आप सोचिए नींव रखी गई। उसी तरह से हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका भी बहुत जो है रुझान था इन सब टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों में और कई इंस्टीट्यूट उन्होंने सेटअप किए भारत में उस वक्त, और साइंटिफिक टेम्परामेंट की अक्सर बात होती थी। तो उसी के चलते इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च सेटअप हुआ 1962 में, और यही आगे चल के जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, में चेंज हुआ 1969 में। तो वहीं से हमारा स्पेस प्रोग्राम शुरू हुआ। आज हम इसी स्पेस प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट्स के साथ साथ बहुत और कई अलग अलग तरह की स्पेस एप्लीकेशंस में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जी मैम, आपने काफ़ी विस्तार से जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके शुरुआत और उसके लिए जो प्रेरक कारक हैं उसे समझाने का प्रयास किया। मैम, यहाँ अक्सर हम मंगलयान, चंद्रयान जैसी उपलब्धियों के बारे में सुनते हैं, तो यहाँ हमारे दर्शक यह समझना चाहेंगे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की क्या कुछ उपलब्धियाँ रही हैं, अब तक की क्या कुछ उपलब्धियाँ रही हैं। जी बिल्कुल, उपलब्धियों का तो आपने बिल्कुल सही जिक्र किया है कि हम चंद्रयान, मंगलयान अभी तक की हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे से बात करें, जैसे मैंने कहा कि 1969 में इसरो सेटअप हुआ, फिर 70 के दशक में और जो है रिसर्च शुरू हुई और हमने अपना पहला सैटेलाइट बनाकर लॉन्च किया 1975 में। जो आर्यभट्ट था वो हमारा फर्स्ट सैटेलाइट था, लेकिन उस वक्त लॉन्च की जो है तकनीक हमारे पास नहीं थी। हमने मदद ली रशिया से, वहाँ लॉन्च किया, और धीरे धीरे हम जो आगे के सैटेलाइट बनाए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंडिया में ही बनी, इंडिया में ही डिज़ाइन हुई, इंडिया से ही लॉन्च हुई। सो रोहिणी, भास्कर 1, इनकी हम बात करते हैं, ये एक आगे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जिसकी हम बात करते हैं उसका प्रमाण देता है। उसके बाद आज के समय में और आगे आते हुए 80, 90, 2000 के बाद तो हम एक तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में काम कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, टेली कम्युनिकेशन, ये सब जो हम लाइव टेलीकास्ट, टेलीविज़न, टेलीफोन, ये सब जो चल रहा है, इसके लिए हमारे पास है इनसेट। एक इनसेट सीरीज़ है सैटेलाइट्स की, जिन्होंने इस जो मतलब जिनका काम है सिर्फ ये टेली कम्युनिकेशन का सब वो जो है सिस्टम डेवलप करना। साथ ही हम बात कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की भी। सो रिमोट सेंसिंग में जो भी एक्सप्लोरेशन हम करते हैं, जो भी जैसे वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं, उसके लिए भी एक अलग से हमने IRS
जिसे हम कहते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वो सिस्टम जो है वो भी बनाया गया। साथ ही साथ हमारे पास अब एक नेविगेशन सिस्टम भी है जिसे हम नाविक जो है के नाम से जानते हैं। वो भी एक इंडिजिनस सिस्टम है, पूरा इंडिया ने डिज़ाइन किया है, और नेविगेशन के लिए जैसे हम जीपीएस समझते हैं आम भाषा में, उसी तरह से ये सिस्टम इंडिया में डिज़ाइन हुआ है। और चंद्रयान और मंगलयान तो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं ही हैं, जिसने विश्व को ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि भारत अब स्पेस प्रोग्राम्स में बहुत आगे है। जैसे अगर मंगलयान की हम बात करें तो मंगल पे बहुत सारे देश पहुंचे, लेकिन पहले अटेम्प्ट में जो है वो भारत ही पहुंच पाया, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी मैम, जैसा कि आपने भारतीय उपलब्धियों के संदर्भ में बताया, तो यहाँ हमारे दर्शक अब यह समझना चाहेंगे कि इन भारतीय उपलब्धियों के साथ साथ भारत को हम एक वैश्विक अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में देखते हैं। तो ये वैश्विक अंतरिक्ष महाशक्ति बनने के क्या निहितार्थ हैं? महाशक्ति बहुत ही एक सही शब्द का प्रयोग किया है आपने, और जब हम एक सुपर पावर बनने की जैसे बात कर रहे हैं तो उसमें हमें कुछ स्पेशल अपनी खूबियाँ भी दिखानी पड़ेंगी दुनिया को। और हमारी उपलब्धि जो है, मैं समझती हूँ सबसे बड़ी इस चीज़ में है कि सब देशों में तो स्पेस प्रोग्राम्स नहीं, मतलब उस लेवल पर चल रहे, सब देशों में इस तरह से विकास नहीं हो रहा इस एरिया में। तो भारत जिन देशों से कम्पीट कर रहा है, या जो दो देश और आप कह सकते हैं भारत की तरह की तरक्की या प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनके और इंडिया के इकोनॉमिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। वो डेवलप्ड देश हैं, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, और उस सिचुएशन में अगर हम उनको टक्कर दे पा रहे हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, बहुत प्राइड की बात है, और मैं सोचती हूँ कि स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट है। सिर्फ ये नहीं कि हम जैसे मंगलयान हमने भेज दिया मंगल पर, पहले भी 4 देश जा चुके हैं, लेकिन हमने सबसे कम पैसे खर्च करके भेजा। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। अब क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है तो उसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो 7 रुपये प्रति किलोमीटर हमारा एक्सपेंडिचर था मंगलयान को आगे भेजने के लिए, मतलब ऊबर से सस्ता, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम इस चीज़ को जैसे अब दुनिया देख रही है, तो हमारे पास एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यहाँ से निकलती है कि जब हमने ये करके दिखाया तो अब हम और देशों को भी इनवाइट कर रहे हैं, को बुला सकते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लिए। बहुत सारे देश आ भी रहे हैं, मतलब हमने कुछ 36 कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं अभी तक, और ये सब देश हमारे पास इसीलिए आ रहे हैं, एक तो क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, और दूसरा कॉस्ट फैक्टर बहुत बड़ी बात है। और भारत के लिए इसका मतलब है कि बाहर से निवेश आ रहा है, बाहर से पूंजी आ रही है, जो हम और जगह अपनी तरक्की में लगा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे भारत अब जितने मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें सब में एक बड़ा रोल लेने की बात करता है, तो ये भी एक तरीका है उसे दिखाने का कि हाँ, मैं विकास होने की दिशा में जा रहा हूँ, मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसा काम कर सकता हूँ। और क्रेडिबिलिटी तो इससे, इन प्रोग्राम से मिलती ही है, साथ ही साथ हम इसे एक डिप्लोमेसी की तरह भी देखते हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे सब देश कई तरह की डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, कल्चरल, पॉलिटिकल, वॉर से लेकर हर तरह का तरीका अपनाया जाता है। तो एक स्पेस बेस्ड कोलैबोरेशन, क्योंकि ये हमारा एसेट है, क्योंकि ये हमारा एक स्किल है जो हमने अच्छे से इस पे डेवलप किया है, तो इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं एक स्पेस डिप्लोमेसी के रूप में। तो जिन देशों के साथ हमें एंगेजमेंट करनी है, हम स्पेस कोलैबोरेशंस की तरह कर सकते हैं। जी मैम, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें ये समझाया कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्या निहितार्थ हैं। यदि भारत अपने आप को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में देख रहा है तो उसके क्या निहितार्थ हैं। मैम, यहाँ एक प्रश्न या एक कंसर्न उपस्थित होता है कि भारत के साथ साथ कई अन्य देश भी हैं जो अंतरिक्ष कार्यक्रम में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे चीन का ही उदाहरण देखा जाए, चीन अपना अंतरिक्ष स्टेशन हाल ही में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की घोषणा की है। तो इससे एक कहीं ना कहीं हम जो शीत युद्धकालीन जो अंतरिक्ष दौर या स्पेस रेस थी, क्या हम उस तरह की स्थिति देखते हैं?
नहीं, हम इसका जो है ये स्वाभाविक है कि हम ऐसा सोचें कि नहीं, कहीं उसी तरह का रेस तो नहीं चल गया, कहीं वो कोल्ड वॉर पीरियड जो हमने 60s 70s में बहुत ज़्यादा देखा, उस तरह का कुछ तो नहीं हो रहा। तो थोड़ा इसमें ज़रूरी है कि हम समझें कि उस समय में और आज के समय के में क्या अंतर है। जब यूएसए और जो यूएसएसआर है उनके बीच में जो ये रेस लगी थी, उसमें वो जो भी कुछ कर रहे थे वो सिर्फ इसीलिए कर रहे थे कि उन्हें दूसरे देश से पहले करना है। कंपेटिटिव स्पिरिट सिर्फ थी और बहुत ज़्यादा थी। तो अगर किसी को अगर मैन्ड मिशन भेजना है मून पे, तो रशिया पहले भेजेगा या यूएस पहले भेजेगा, ये एक रेस थी। रेस की अगर हम बात करें या इस तरह से सोचें तो उसका ऑब्जेक्टिव एक कॉमन होता है। इनका ऑब्जेक्टिव कॉमन था कि पहले करना है। अब जो है सब देश कर रहे हैं, जैसे आपने कहा चाइना भी स्पेस स्टेशन सेटअप करना चाहता है, लेकिन इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है वो कॉमन नहीं है क्योंकि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। पहले रिसर्च सिर्फ चंद देशों में हो रही थी, जैसे आप सोचिए चलिए यूएस में, यूएसएसआर में ज़्यादा रिसर्च हो रहा था। अब ये देश बहुत ज़्यादा हैं, इनका नंबर ज़्यादा है, और सिर्फ देश ही नहीं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी हैं। जैसे एलन मस्क का स्पेस एक्स है, ठीक है, वो कहते हैं हम सबसे पहले स्पेस टूरिज्म एक्सप्लोर करेंगे। तो बहुत सारे एंटिटी होने की वजह से सब अपने अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम कर रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली रेस नहीं है, लेकिन क्योंकि स्पेस एक कॉमन कमोडिटी है, स्पेस ऐसा नहीं है कि यूएसए का स्पेस है या इंडिया का स्पेस है या चाइना का स्पेस है, स्पेस एक कॉमन ग्लोबल गुड जिसको हम बोलते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स इसमें से आएंगी, जो भी समस्याएं आएंगी, जो आ रही हैं, जैसे इतने सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं तो हम देखते हैं कि स्पेस में कंजेशन बढ़ रहा है, स्पेस डेब्रिस बढ़ रहा है। कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं जिसके, जैसे हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें जो है सभी लोगों को अपना सैटेलाइट जो है भेजना है। तो उस वजह से जो चैलेंजेस आ रहे हैं, ट्रैफिक, कंजेशन, डेब्रिस, इनका जो एक सोल्यूशन ढूंढना है, ये अब हमें साथ मिलकर रेस लगाकर साथ में ढूंढना है। ये एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन जो डेवलपमेंट हो रही है वो सबकी अपने अपने पर्पस से, अपने अपनी यूटिलिटी जिसको हम सोचें तो उस ऑब्जेक्टिव से ही हो रही है। जी मैम, आपने काफ़ी शानदार तरीके से हमें ये समझाया कि जो अभी की जो अंतरिक्ष प्रतियोगिता है वो डिफरेंट है शीत युद्धकालीन से। तो मैम, यहाँ एक भारत के रणनीति या भारत के दृष्टिकोण के संबंध में एक बात समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का दृष्टिकोण कैसे अन्य राष्ट्रों से भिन्न है, साथ ही वह कौन सी अनूठी रणनीतियाँ हैं जिसको भारत अपना रहा है। देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो एक आप कहिए विजन है, वो हमेशा से यही रहा है कि हम डेवलपमेंट के पर्पस से इस स्पेस साइंस को लेंगे। जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने हमेशा अपनी जहाँ भी स्पीचेस दी, जहाँ भी वो बात करते थे, वो ये बात बोलते थे कि हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में या किसी भी ऐसी चीज़ में सिर्फ होने के लिए नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, उनको इसके लाभ जो हैं मिलें। इसीलिए स्पेस एप्लीकेशंस बहुत बड़ा हिस्सा था हमारे स्पेस प्रोग्राम का, हमेशा से, अभी भी है। तो हमने जो सैटेलाइट्स लाए वो हमने अप्लाई करने की कोशिश की वेदर फोरकास्टिंग के लिए, कि चलिए कहीं डिज़ास्टर हो रहा है उसकी प्रिडिक्शन करेंगे। एजुकेशन के एरिया में हम सैटेलाइट्स लाए, हम टेली कम्युनिकेशन के हेल्थ सेक्टर में लाने की हमने कोशिश की। तो इस तरह से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ से हमने अपने स्पेस प्रोग्राम को हमेशा लिंक्ड रखा। अब जबकि हम एक बेसिक फ्रेमवर्क बना चुके हैं, तो अब भारत उस स्थिति में है, तो अब वो एक्सप्लोरेशन की भी बात कर रहा है। जैसे ये जो हमारे एक्सप्लोरेटरी मिशंस हैं, मंगलयान हो गया, या जब अब हम वीनस पे जाने की भी बात कर रहे हैं, या मैंड मिशन भेजना चाहते हैं, गगनयान मिशन जो आएगा उसमें। तो इन सब का भी पर्पस सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं है, बल्कि वहाँ की समझ लेकर कुछ यूटिलिटी, अगेन यूटिलिटी पर्पस बहुत हमारे लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा। तो वो सीख कर, वो देख कर भी उसका कुछ बेनिफिट हम लेना चाहते हैं। और अगर डायरेक्ट बेनिफिट इमीडिएटली नहीं भी आएगा, तुरंत नहीं भी आएगा, तो भी वो जो क्रेडिबिलिटी वाला फैक्टर हमने हम बात की जिसकी, कि हमारी जो पोजीशन इससे जो बढ़ रही है विश्व में, वो भी एक बेनिफिट ही है जो हम सोचते हैं कि हमारा स्पेस प्रोग्राम हमारे लिए लेकर आएगा।
जी मैम, जैसा कि आपने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संदर्भ में बताया, यहाँ मैम एक करंट का मुद्दा उपस्थित होता है। हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि भारत भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। तो इसके क्या महत्व हैं या इससे क्या लाभ मिलने वाला है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट है कि हम भी अब एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, और अभी जबकि बहुत कम देश इसकी बात भी कर रहे हैं। बनाना तो दूर की बात है, इसकी बात भी बहुत कम जगह हो रही है। तो ये एक परमानेंट स्पेस स्टेशन जब होता है तो एक्सप्लोरेशन का, रिसर्च का जो तरीका है वो एक परमानेंट बेस से हो जाता है। तो इसके बिल्कुल जो लाभ हैं वो एक भारत का स्तर बहुत ऊंचा होने वाला है स्पेस साइंस में, स्पेस प्रोग्राम्स में, और जिस नज़रिए से भारत को देखा जाएगा उसमें बहुत बहुत बड़ी तब्दीली होगी। जैसे आप देखिए कि कुछ साल पहले तक जैसे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, क्रायोजेनिक फ्यूल है, सो भारत को किसी भी देश ने मदद नहीं की। भारत ने बहुत जगह से मदद मांगी, बहुत जगह से डिनायल मिला, लेकिन अब भारत इस स्थिति में है, चंद्रयान 3 में हमने यूज़ भी किया कि हमारे पास अपनी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। तो अब हम इस सिचुएशन में हैं कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और इसका मतलब ये भी है कि हम जो भी टेक्नोलॉजी इस तरह की चीज़ों से लेकर और जगह अप्लाई करें, उसके लिए भी हमें और देशों को डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप अपने तरीके से ये कर सकते हैं, और इकोनॉमिक बेनिफिट तो है ही है। जब आप खुद कोई चीज़ बना रहे हैं जो इंडिजिनसली बिल्ड हो रही है, उसका कॉस्ट भी कम होगा। तो स्पेस स्टेशन से जो ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी उसमें बहुत जगह पे एक्सप्लोरेशन में, वेदर फोरकास्टिंग में, और एग्रीकल्चर में, अर्बन एरियाज़ के प्लानिंग्स में, इन सब चीज़ों में भी हम उसकी एप्लीकेशन लेकर अपना खुद का एक सिस्टम बना सकते हैं जो अपनी तरक्की के लिए तो काम आ ही रहा है, साथ ही साथ दुनिया में जो और देश हैं, जैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, जिनके पास, जो छोटे मुल्क हैं जिनके पास साधन उस तरह से नहीं हैं, उनको भी हम बेनिफिट देके अगेन वो डिप्लोमेसी वाला एंगल भी जो है यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि जो हमारी एक महत्वाकांक्षी परियोजना जिसकी घोषणा की गई एक स्पेस स्टेशन के निर्माण के रूप में, तो मैम इससे संबंधित चुनौतियां भी जरूर होंगी। तो इससे संबंधित प्रमुख चुनौतियों के संबंध में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, चुनौतियाँ, जब हम इतना बड़े कार्यक्रम की बात कर रहे हैं तो इसमें कई चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो जो है एक डेवलपिंग नेशन के लिए फंड्स की ही रहती है, क्योंकि आपके पास और बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पैसे की आप को ज़रूरत ज़्यादा लगती है। बहुत सारे लोग इस तरह का डिबेट भी करते हैं कि आप हेल्थ पर खर्च करिए, आप एजुकेशन पर करिए, आप सड़क बनाइए, आप रॉकेट क्यों लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि इनके भी जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म हमारे पास आएंगे इस वक्त, लेकिन फंड्स लाना वो एक चैलेंज है। स्पेशली जैसे आपने कहा महत्वाकांक्षी हमारी योजना है, ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, तो हमें अब इसमें और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने। मल्टीलैटरल बैंक्स हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है इंडिया स्पेस पॉलिसी जो है वो रिलीज़ हुई है, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, उसमें बहुत बड़े स्तर पर इस चीज़ की बात भी हुई है कि हमें प्राइवेट फंड्स चाहिए, क्योंकि नहीं तो हम ये प्रोग्राम आगे नहीं ले जा सकते। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी हैं। आप इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बना रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट, बहुत ज़्यादा रिसर्च चाहिए, आपको उसके लिए मैन पावर चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस जो हैं हमारे जैसे इसरो हैं, उनके लिए ये सब बहुत कम समय है उनके पास ये सब डेवलप करने का, ताकि वो बाकी दुनिया के लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी तक आ सकें। साथ ही साथ जब टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के अलावा हम बात करें तो बात ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। बहुत सारे देशों के पास टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे देश कुछ कुछ तकनीकें ऐसी बना चुके हैं, लेकिन हमारे उनसे रिलेशनशिप कैसे रहेंगे उससे पता चलेगा कि हम उनका कितना लाभ ले सकते हैं। सो ये एंगेजमेंट्स बहुत स्ट्रैटेजिक हो जाती हैं।
और जैसे जैसे हम अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपना ये दायरा थोड़ा सा बढ़ाना है, जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट भी लगेगी, तभी ये जो है प्रोग्राम आगे बढ़ पाएगा। जी मैम, जैसा कि आपने जो भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना है इससे संबंधित जो चुनौतियां हैं उसे समझाया, यहाँ हमारे दर्शक यह भी समझना चाहेंगे कि इन चुनौतियों को दूर करने के लिए भारत द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक विश्लेषक के रूप में आप भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के भविष्य को कहाँ देखती हैं? पहले तो अगर हम जो सॉल्यूशंस हैं या आगे क्या किया जाए, कैसे देखा जाए, उसकी बात करें तो मैं फिर से वही बात कहूँगी कि प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें बहुत ज़्यादा की है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कुछ बने या प्राइवेटाइजेशन हो। भारत अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज के साथ अपने स्पेस प्रोग्राम को लिंक करता है। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं बैंगलोर में, हैदराबाद में, लेकिन जो इनका अभी दायरा है वो सिर्फ बैकएंड सप्लाई और डिज़ाइन जो है और रॉ मटेरियल सप्लाई, इस तरह की चीज़ों में है। हम सैटेलाइट लॉन्चिंग अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, तो हमें अब एक तो ये खोलना है ताकि हम इस सेक्टर में छोटे सैटेलाइट्स और प्राइवेट ओनरशिप से सैटेलाइट्स ला सकें, ताकि नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स जो हैं वो जो है और जो गति है एक जो हमारी तरक्की की वो जो है एक बढ़ेगी। उसके साथ साथ फंड्स की जो प्रॉब्लम है उसके लिए जॉइंट एग्रीमेंट्स जो हैं हमारे बहुत सारे देशों के साथ अभी भी जॉइंट स्पेस एग्रीमेंट्स जो हैं चल रहे हैं। तो जॉइंट स्पेस एग्रीमेंट्स, जॉइंट स्पेस मिशंस दूसरी स्पेस एजेंसीज़ के साथ, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसीज़ के साथ, नासा के साथ, उस तरह की कोलैबोरेशन हम ला सकते हैं। स्पेस वैसे भी एक मल्टीलैटरल एवेन्यू है, तो इंडिया जितना लिंक अप होगा उतना अपनी इंडियन स्पेस प्रोग्राम को भी आगे बढ़ा पाएगा। और अगर हम देखें कि नेक्स्ट स्टेप क्या है या आगे हम क्या देखते हैं, तो जो हम चल रहे हैं, जो कुछ चल रहा है उसमें सब में हम इंडियनाइजेशन जो है एक हमारा वो है कि सब चीज़ें, सब पार्ट्स लॉन्चिंग से लेकर बिल्कुल लास्ट स्टेज तक सब कुछ भारत में हो। एक ये एम्बिशन है स्पेस स्टेशन से लेकर सब कुछ। दूसरी चीज़ ये है कि मैन्ड मिशन, वो एक चीज़ है जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, सेंडिंग अ मैन टू स्पेस। सो अंतरिक्ष में एक आदमी को भेजना, जो हमारा गगनयान मिशन है वो जब भी हो पाएगा, उसमें 3-4 स्टेप्स हैं और आखिरी स्टेप में ये है कि हम एक मैन्ड फ्लाइट भेजें और उसे वापस लेकर आएं। तो वो अगले कुछ सालों में हमें देखने को मिलेगा, और जैसे आपने शुरू में भी कहा था कि वो बहुत ही रोचक और इंटरेस्ट का एक सब्जेक्ट रहेगा सब भारत के लोगों के लिए। जी मैम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के से संबंधित विविध पहलुओं की बारीकियों को इतने विस्तार पूर्वक समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था आज का विजन संवाद। विजन से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचारों का सदैव स्वागत रहेगा।